हेलो एंड वेलकम बैक टू ओल्ड स्कूल मेंटर्स, यूनिट ऑफ केसीजेड। दोस्तों, एक टॉपिक मैंने आपको करवाया था डेप्रिसिएशन, उसके 4-5 एमसीक्यूज करवाए थे, लेकिन आज का सेशन पूरा का पूरा हम डेप्रिसिएशन के एमसीक्यूज करने वाले हैं। और कमेंट बॉक्स में जो टॉपिक आपने बताए थे मुझे कि ये टॉपिक्स आपको चाहिए, जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया या फिर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हो गई, धीरे धीरे वो टॉपिक लेके आऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक वैसे आपका रहेगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, विद इन 1 या 2 डेज में वो आपको मिल जाएगा। तब तक हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, उसका जो कंटेंट है वो मैं रेडी कर रहा हूँ। और बाकी जो वैकेंसीज हैं, अपकमिंग वैकेंसीज जो हैं अभी पाइपलाइन में हैं, उनके भी टॉपिक जो हैं, उनके एमसीक्यूज जो हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे चल रहे हैं, आप उनको देख सकते हो। और बहुत जल्द मैंने आपको प्रॉमिस किया था एक पेड कोर्स में लाने वाला हूं, और यकीन मानिए कि ये पेड कोर्स जो होगा सबसे कम कॉस्ट पे मैं लेके आऊंगा, जस्ट टू कवर माय एक्सपेंसेस। तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, पेड कोर्स आपके लिए लाया जाएगा और बहुत ही कम कॉस्ट पे लाया जाएगा, जिसमें कि सिर्फ मेरे जो एक्सपेंसेस है, टीचर्स की सैलरी है, वो कवर हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम 15 एमसीक्यूज डेप्रिसिएशन के हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं क्या करवाने वाला हूं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के एमसीक्यूज टॉपिक पढ़ के रखिएगा, और उसके बाद जो होगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये चैप्टर डिस्कस करूंगा, फिर उसके भी एमसीक्यूज ले आऊंगा। और धीरे धीरे आपने जो कमेंट बॉक्स में लिखा था कि कौन कौन से टॉपिक आपको चाहिए, सब टॉपिक आपको मिलेंगे विद एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन आर। डेप्रिसिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? ए, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। बी, डेप्रिसिएशन इज ऑफ फिक्स नेचर। सी, डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूज, वेयर एंड टेयर एंड ऑब्सोलेंस, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो डेप्रिसिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं? पहला जो लिखा है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। यस, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, उसी को तो हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ये भी है। देन नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन इज ऑफ फिक्स नेचर। फिक्स नेचर का मतलब कि ये परमानेंट है, ऐसा नहीं है कि डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू कम हो गई, फिर कम होना बंद हो गई, फिर कम हो गई, फिर कम होना बंद हो गई, फिर बढ़ गई, ऐसा नहीं है। फिक्स्ड है, मतलब ये कॉन्स्टेंटली होती रहती है, यानी एसेट की वैल्यू धीरे धीरे ग्रेजुअली कॉन्स्टेंटली गिरती रहती है। तो ये भी है। डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। यस, ड्यू टू देयर, क्यों फॉल होता है? उसको यूज करने से, वेयर एंड टेयर से, और ऑब्सोलेंस से, यानी चेंजिंग टेक्नोलॉजी से, और ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे ही हैं, इसलिए आंसर हमारा रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है एमसीक्यूज की, ये आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है केसीजेड, उस पर मिलेगी। चलिए दोस्तों, उसको फॉलो कर लें, उस पर आपको हर टॉपिक जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वहीं पे उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट इज। जो मेन ऑब्जेक्ट है डेप्रिसिएशन लगाने का, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, वो क्या है? ए, टू सेव टैक्स, टैक्स बचाने के लिए। बी, टू नो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सी, टू रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। डी, टू इंक्रीज द बिजनेस एक्सपेंस। देखिए, जो मेन ऑब्जेक्ट है कि क्यों हम किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, वो है करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जानना। जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उसको एज एन एक्सपेंस हम ट्रीट करेंगे, तो हमें पता चलेगा हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना है डेप्रिसिएशन को इंक्लूड कर कर। अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा, जो कि सही नहीं होगा। और दूसरा, एसेट की क्या वैल्यू है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो हमें हमारी बैलेंस शीट से भी दिख जाएगी। तो टू नो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज कैलकुलेटेड। जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है उसमें हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं कैसे? ए, ऑन द रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ द एसेट, यानी एसेट की रिड्यूसिंग वैल्यू पे। बी, ऑन द परचेज प्राइस ऑफ द एसेट, यानी एसेट की परचेज प्राइस पे। सी, इन द फर्स्ट ईयर ऑन द परचेज प्राइस ऑफ द एसेट, एंड इन द रिमेनिंग ईयर ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस ऑफ द एसेट। कि फर्स्ट ईयर में जिस कॉस्ट पर हमने एसेट खरीदा उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और बाकी ईयर में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब जो वैल्यू बची होगी डेप्रिसिएशन निकालने के बाद एसेट की, उस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। और डी, ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट। तो देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा जो प्राइस हमने पे किया किसी एसेट को खरीदने के लिए, उस पर कैलकुलेट की जाती है, और साल दर साल सेम डेप्रिसिएशन हम लगाते जाते हैं। तो ऑन जो मैंने जिक्र किया कि ऑन द परचेज प्राइस ऑफ द एसेट, कि एसेट की परचेज प्राइस पर जो पैसा आपने पे किया किसी एसेट को खरीदने के लिए,
उस पर वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है और साल दर साल हम उसी डेप्रिसिएशन को हर साल लगाते जाते हैं एसेट की वैल्यू को डेप्रिशिएट करने के लिए। सो बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ए मशीन इज परचेज फॉर 10,000, its installation charges are 1,000, its estimated scrap value is 2,000 and its estimated life period is 10 year. Depreciation for the whole life period। देखो यहाँ पर क्या बात बोली है, हमें बोला गया डेप्रिसिएशन पूरे मशीन की पूरी लाइफ की बतानी है। देखिए दो मेथड बताए थे, एक था स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, और एक था डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि एक फॉर्मूला जो मैंने बताया था, पहले मैं उस फॉर्मूले का जिक्र कर लूं। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। एक चीज हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला जो है एस्टिमेटेड लाइफ, ये फॉर्मूला हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए यूज किया जाता है। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं आता। पहली बात ये जरूर याद रखना, क्योंकि कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं ये हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए होता है, ठीक है। दूसरा, जो स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में फर्क है कि इस मेथड से, जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब एसेट की वैल्यू 0 हो जाती है। यानी अगर किसी एसेट की कॉस्ट 10,000 थी तो डेप्रिसिएशन लगा कर, यानी मान लो हर साल 1,000 रुपए डेप्रिसिएशन है, तो 10 साल के बाद उसकी लाइफ 0 हो जाएगी। यानी अगर हम पूरी 10 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो पूरी कितनी बनेगी, 10,000, यानी जितनी कॉस्ट है। लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो होता है उसमें एसेट की जो वैल्यू है वो 0 नहीं आती, क्योंकि वो जो एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद आती है उसी पे हर साल है एक फिक्स परसेंटेज हम चार्ज करते हैं। तो अगर उससे करते जाओगे तो एसेट की वैल्यू 0 नहीं आती, लेकिन इस मेथड से एसेट की वैल्यू 0 हो जाती है। बराबर है। अच्छा, अब इसने कहा कि मशीन खरीदी, इंस्टॉलेशन चार्जेस। अब एक और चीज सीखो कि अगर आपने कोई मशीन खरीदी और उसके ऊपर किसी तरह का कोई एक्सपेंस आ गया, फॉर एग्जांपल मसलन हम बात कर ले इंस्टॉलेशन चार्जेस आ गए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आ गए, तो इस तरह के अगर चार्जेस आ गए तो वो मशीन की कॉस्ट में हमें ऐड कर देने हैं। तो 10 और प्लस 1 11,000, यानी टोटल कॉस्ट जो हमारी होगी वो 11,000 होगी। याद रखना, जिस समय हमने एसेट खरीदा उस समय अगर कोई खर्चा आया, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो वो मशीन की कॉस्ट में हमें ऐड कर लेनी है, वो बन जाएगी एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू मैंने क्या कहा था, किसको कहते हैं भाई, जब एसेट काम करना बंद कर देगा तो एक कबाड़ बन जाएगा। कबाड़ को हम जब बेचते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, 2,000 है, ठीक है जी। और मशीन की लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल। जरा हम इसको सॉल्व करें तो ये तो 900 रुपए बना। ये 900 रुपए आंसर नहीं है भाई हमारा, ये 900 रुपए साल की डेप्रिसिएशन है। तो मैंने आपको क्या कहा, अभी हमारा आंसर कहा है पूरी लाइफ की। तो पूरी लाइफ में मैंने आपको यह कहा था कि अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से, यानी इस मेथड से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो एसेट की लाइफ जो है अपना टाइम पीरियड एस्टिमेटेड लाइफ के बाद एसेट की वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब पूरी की पूरी जो उसकी वैल्यू थी, यानी 9,000 जो पूरी वैल्यू थी, ये पूरी की पूरी वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन हो जाएगी। या हम ऐसे कैलकुलेट कर लें, 900 रुपए साल की डेप्रिसिएशन है तो मशीन की लाइफ कितनी है, 10 साल। अगर मैं पूरी लाइफ की बात करूं तो 9,000। तो आप जैसे मर्जी कर लो, आप इस तरह से कर लो या साल की डेप्रिसिएशन निकाल के मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, थोड़ा लंबा हो जाएगा, फायदा नहीं है, टाइम बचाना आपको। तो जो मशीन की कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद वैल्यू बचेगी, वही उसकी पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन होगी होल लाइफ की। अगर ईयरली डेप्रिसिएशन की बात करें तब हमारा आंसर होगा 900, यानी जो 9,000 की वैल्यू थी उसको हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे, 900 ये पर एनम यानी साल की डेप्रिसिएशन होगी। लेकिन अगर पूरी मशीन की लाइफ की बात करें तो पर एनम अगर 900 है तो 10 साल की कितनी हो गई, 9,000, जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बता दिया। तो हमारा आंसर रहेगा 9,000। तो याद रखना, यहां होल लाइफ पूछा है, पर एनम पूछा होगा तो 900 रुपए डेप्रिसिएशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड, डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने वो टॉपिक ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डेप्रिसिएशन हमेशा हम फिक्स एसेट पे कैलकुलेट करते हैं। सो ए इज द राइट आंसर। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग विल बी डेबिटेड टू, बिल्डिंग पे जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं उसको डेबिट करते हैं किस अकाउंट में, बिल्डिंग अकाउंट में, डेप्रिसिएशन अकाउंट में, कैश अकाउंट में या गुड्स अकाउंट में। देखिए
डेप्रिसिएशन जो बिल्डिंग पे हम चार्ज करते हैं उसको हम डेबिट करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट में। बिल्डिंग के अकाउंट में डेप्रिसिएशन को क्या किया जाता है, मैं लिख देता हूं। अगर बिल्डिंग के अकाउंट की बात की होती तो बिल्डिंग के अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो बिल्डिंग पे चार्ज की गई उसको डेबिट किया जाता है, कहां पर, डेप्रिसिएशन अकाउंट में। क्यों डेबिट किया जाता है, आप सबको पता है, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस को हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। जब भी ऐसे एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं, जब एक्सपेंस आते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बिल्डिंग अकाउंट की बात हो रही होती तो उसमें हम क्रेडिट कर देते, क्योंकि बिल्डिंग हमारा एसेट है, एसेट की इंक्रीज डेबिट होती है। डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो डिक्रीज करने के लिए हम उसको उल्टा करते हैं, यानी क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर हो गया, आई होप ये आपको क्लियर है। हाँ, कैश अकाउंट, भाई डेप्रिसिएशन तो आप सबको पता है नॉन कैश आइटम है, मैंने टॉपिक में भी क्लियर किया था, तो कैश का उससे कोई लेना देना है नहीं। गुड्स हम किसके लिए लिखते हैं, हमेशा परचेज के लिए लिखते हैं। तो हाँ, यहाँ तो हम फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, उसके लिए हम गुड्स नहीं लिखते, उसके लिए उस एसेट का नाम ही लिखा जाता है। आई होप ये आपको क्लियर है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन कांस्टेंट ईयर आफ्टर ईयर अंडर। डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है ईयर आफ्टर ईयर कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब सेम रहता है। किस मेथड के अकॉर्डिंग, आज ही हमने बात की। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, जैसे जैसे एसेट की वैल्यू कम होती है वैसे वैसे डेप्रिसिएशन भी कम होती जाती है, यानी कांस्टेंट नहीं रहती। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड वो होता है जहां पर जो डेप्रिसिएशन हम फर्स्ट ईयर में चार्ज करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे मशीनरी की, वही हर साल हम चार्ज करते हैं। तो इस मेथड से जो हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है साल दर साल सेम रहता है। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इन केस ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट इज डेबिटेड टू। अगर हमने एसेट को परचेज किया तो हम किसको डेबिट करेंगे, देखिए अगर हमने एसेट को परचेज किया तो एसेट अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट कब डेबिट करते हैं, जब हम गुड्स की परचेज करते हैं, तो ये तो खैर बात हो ही गई गुड्स की। और कैश अकाउंट तो क्रेडिट किया जाता है, चाहे हम एसेट खरीदे या चाहे हम गुड्स खरीदे या परचेज की केस में, ठीक है। सो एसेट के अकाउंट में एसेट अकाउंट को ही डेबिट किया जाएगा। For charging depreciation on which of the following asset the depletion method is adopted? डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कौन से एसेट पर डिप्लीशन मेथड हम अप्लाई करेंगे। देखिए मैंने आपको कहा था कि फिक्स एसेट दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ये दोनों तो हैं टेंजिबल एसेट, बराबर है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं। और टेंजिबल एसेट्स पे वर्ड हम क्या यूज करते हैं इनकी वैल्यू डिक्रीज करने के लिए, डेप्रिसिएशन, बराबर है। गुडविल हमारा इनटेंजिबल एसेट है, इनटेंजिबल एसेट, और इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे अमोर्टाइजेशन। इनटेंजिबल एसेट के लिए हम वर्ड अमोर्टाइजेशन यूज करते हैं। और वेस्टिंग एसेट्स या नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं, डिप्लीशन, जो कि अभी के हमारे क्वेश्चन का आंसर बी है। तो अभी हमारा आंसर फिलहाल डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू फिक्स एसेट्स। इसमें से कौन सा है जो फिक्स एसेट से रिलेटेड है लेकिन सही नहीं है। दे आर एक्वायर्ड फॉर यूजिंग देम इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। यस, फिक्स एसेट्स को हम बिजनेस के लिए यूज कर सकते, बिजनेस के लिए ही यूज करते हैं, ये सही है। दे आर नॉट मीन फॉर रीसेल, बिल्कुल सही है। फिक्स एसेट को रीसेल करने के लिए नहीं खरीदा जाता, दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता। दे कैन इजिली बी कन्वर्ट इनटू कैश, ये गलत है। फिक्स एसेट जो है जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होते। जो जल्दी कैश में कन्वर्ट होते हैं उनको हम कहते हैं करंट एसेट्स। क्या बोलते हैं, करंट एसेट। याद रखना, जो कैश में क्विकली कन्वर्ट हो जाए वो करंट एसेट्स हैं, लेकिन जो फिक्स एसेट है ये जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होते। तो पूछा था कौन सी ट्रू नहीं है, तो दिस इज नॉट ट्रू। दे कैन नॉट बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। और डी भी पढ़ लेते हैं, डेप्रिसिएशन एट स्पेसिफाइड रेट इज टू बी चार्ज ऑन मोस्ट ऑफ द फिक्स एसेट। यस, मोस्ट ऑफ द फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन फिक्स रेट पे चार्ज की जाती है। मोस्ट इसलिए कहा गया क्योंकि लैंड जो होती है, जमीन होती है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगती। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट्स आर कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कौन कौन से पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं जब हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। आज के सेशन में भी इसकी बात हुई। एक्चुअल कॉस्ट, यस। एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ, ये भी। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू और नन ऑफ द अबव। ओहो, यहां पर ऑप्शन एक
जो है नन ऑफ द अबव नहीं होना चाहिए था, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। नन की जगह ऑल लिख लो भाई, ऑल इसको कंसिडर करो। तो जो पॉइंट्स डेप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन के लिए कंसिडर किए जाते हैं उसमें एक्चुअल कॉस्ट भी होती है। फॉर्मूला आपको सबको याद ही आज ही मैंने लिखवाया, एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, फॉर्मूला लिखवाया ही था, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ये सारे ही पॉइंट यूज किए जाते हैं। सो आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए बढ़ते आगे। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट फॉर द बिजनेसेस, जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं एसेट पे बिजनेस के लिए, वो क्या है? बिजनेस के लिए वो एक एक्सपेंस है, खर्चा है। हम बिजनेस को ऑपरेट करने में यानी बिजनेस को चलाने में जो खर्च करते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस उनको कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ देम। चलिए जी आगे बात करते हैं। डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज ए परमानेंट डिक्रीज, टेम्परेरी डिक्रीज, परमानेंट इंक्रीज, टेम्परेरी इंक्रीज। देखिए डेप्रिसिएशन जो है वो तो डिक्रीज है, इतना तो पता है कि डिक्रीज है, इंक्रीज तो नहीं है, इसलिए ये दो ऑप्शन तो हम निकाल देंगे। अब परमानेंट है या टेम्परेरी, ये सबको पता है कि वो परमानेंट डिक्रीज है। ऐसा नहीं होता कि एसेट की वैल्यू घट गई और फिर बढ़ गई, वो परमानेंट, एक बार डिक्रीज हो गई तो हो गई डिक्रीज। ठीक है, सो इट इज ए परमानेंट डिक्रीज, इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। A machine costing 10,000 was purchased on 1st April 2012. Depreciation is charged at 10% by fixed installment method. In the first year, the amount of depreciation will be. एक हमने मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2012 को 10,000 में, उसकी डेप्रिसिएशन 10% है। तो उसने कहा कि बताओ डेप्रिसिएशन कितनी होगी। सिंपल सा चीज़ है कि मशीन की जो कॉस्ट है 10,000, उस पर आपको 10% की कैलकुलेशन कर लेनी है, 1,000। ठीक है, फिलहाल तो ये आंसर ये है। अब इसमें मैं थोड़ी सी चेंज करता हूं कि इन केस क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड आ जाए। अगर मान लो आपका जो साल है, जो आपका साल है, ईयर एंड जो आपका है वो 31 दिसंबर को हो रहा है। अगर आपके ईयर का एंड 31 दिसंबर को हो रहा है, क्वेश्चन में ये जोड़ दिया गया कि ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? तरीका तो वही रहेगा, कॉस्ट पे आपको डेप्रिसिएशन लगानी है। अब ईयर एंड दिसंबर है, आपने खरीदा कब है? अप्रैल, यानी आप 1 अप्रैल 2012 से लेकर अगर 31 दिसंबर 2012 मंथ काउंट करोगे तो वो बनेंगे 9 मंथ्स। इसका मतलब आपको डेप्रिसिएशन लेनी है 9 मंथ्स की, 9/12 कर लेना है। तो वही हो गया 10,000, 1,000 तो साल की डेप्रिसिएशन है, 9/12 कर लो। जस्ट ए सेकेंड, 1,000 साल की डेप्रिसिएशन आई, इसका 9/12 करके आंसर आप निकाल सकते हो। तो जो भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो ये मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि इन केस अगर ईयर एंड हमेशा देख लेना। यहाँ पर तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि 1 अप्रैल से 31 मार्च है, तो हमें साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ईयर एंड बता दिया गया हो तो जिस साल आपने एसेट खरीदा, जिस डेट को आपने एसेट खरीदा, उस डेट से लेकर जब आपका ईयर एंड हो रहा है तब तक आप मंथ्स काउंट करो, फिर डेप्रिसिएशन को मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है? 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000। एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ 9 साल है। व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? परसेंटेज में बताना है, लेकिन उसके लिए तो हमें पहले फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आपको याद है ना डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला? अभी मैंने बताया था एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 10,000 में फॉर्मूला, सॉरी 1 लाख, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा अब मैं, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कर लो, तो 90,000 आया, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ 9, यानी डेप्रिसिएशन हो गई 10,000। ये तो डेप्रिसिएशन है, साल की अगर डेप्रिसिएशन पूछी होती तो अमाउंट में, फिगर में वो 10,000 आती, लेकिन हमें पूछा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं क्योंकि पहले नहीं लिखा। जो भी आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, सॉरी नॉट एक्चुअल कॉस्ट, जो भी आपकी डेप्रिसिएशन है, ठीक है, उसको डिवाइड करो आप एक्चुअल कॉस्ट के साथ और मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। फॉर एग्जांपल अभी हमारी डेप्रिसिएशन कितनी आई? 10,000, ठीक है, और हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख, ये दी हुई है, 10 लाख नहीं, सॉरी 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, तो करोगे कितने परसेंट आ गई? 10%। तो आंसर में हमारा आंसर रहेगा बी। तो ये थे आज के 15 एमसीक्यूज। नेक्स्ट टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के एमसीक्यूज करवाऊंगा। उसके बाद जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है टॉपिक,
वो टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके भी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इन केस अगर आपको कोई और टॉपिक भी जो आपको समझ नहीं आया, अच्छे से नहीं आता, अगर आपको ऐसा लगता है तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, उस पर भी मैं वीडियो ले आऊँगा। तो दोस्तों इनकी जो पीडीएफ है मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है KCZ उसमें डाल दूंगा, आप वहाँ से इन पीडीएफ को भी ले सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।